क्या आप जानते हैं कि मुंबई जैसे शहर में एक ऐसे कत्ल की वारदात हुई थी जिसने टीवी इंडस्ट्री के साथ साथ पूरे बॉलीवुड में सनसनी फैला दी। इनके कत्ल का मोटिव कुछ ऐसा था जो आज भी एक सवाल बनकर बैठा हुआ है। इसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। आज की कहानी एक ऐसे उभरते सितारे की है जिनके सपने तो बहुत बड़े बड़े थे लेकिन जिंदगी छोटी कर दी गई। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडेज टॉपिक इज कृतिका चौधरी केस। ये कहानी शुरू होती है सपनों की नगरी कहे जाने वाले शहर मुंबई से। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में आरटीओ ऑफिस के पास 4 बंगला स्थित भैरवनाथ एसआरए सोसाइटी है। एसआरए का मतलब होता है स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी स्लम पुनर्वास प्राधिकरण। 12 जून 2017 के दिन सुबह 10 बजे के करीब एक शख्स पुलिस को फोन करते हैं। इन्होंने बताया कि भैरवनाथ सोसाइटी की 5वीं मंजिल के रूम नंबर 503 से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जीव का शरीर सड़ रहा हो, डिकम्पोज हो रहा हो। ये इलाका अंबोली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता था। खबर मिलते ही तुरंत यहाँ के इंस्पेक्टर अपने कुछ सहयोगियों के साथ इस बिल्डिंग की तरफ रवाना होते हैं। यहाँ का मामला अब गंभीर होने लगा था, जिस वजह से इस 503 अपार्टमेंट के पास लोग जमा होने लगे थे ये समझने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। चंद मिनटों में ही पुलिस यहाँ पर पहुँचती है। फ्लैट का मेन दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ था। पता चलता है कि ये फ्लैट फिल्मों और टीवी सीरियल में काम करने वाली एक एक्ट्रेस कृतिका चौधरी का है। ये करीब 2-3 सालों से इस फ्लैट में रह रही हैं। यहाँ आस पड़ोस के फ्लैट्स में रहने वाले लोगों से पुलिस पूछती है कि आखिरी बार कृतिका यहाँ पर कब आई थी। पड़ोसी कहते हैं कि उन्हें ये नहीं पता। चूँकि कृतिका एक अभिनेत्री है तो वो हमेशा काम के सिलसिले में घर से बाहर रहती है। वो कब आती है कब जाती है उसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। जब वो शूटिंग पर जाती है तो कई कई दिनों तक घर नहीं आती और हमारी उससे इतनी जान पहचान भी नहीं है। इन्हीं सब के वजह से हमने कभी भी उसके घर पर होने या ना होने पर ध्यान नहीं दिया। इस बिल्डिंग में जो भी स्टाफ थे, मेंटेनेंस वाले, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, उनको बुलाया जाता है। इनसे इस फ्लैट की चाबी के बारे में पूछते हैं। चाबी इनमें से भी किसी के पास नहीं थी। अब तो ताला तोड़ने के अलावा पुलिस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन ऐसे ही ये लोग किसी के घर का ताला नहीं तोड़ सकते थे। इसके बाद इंस्पेक्टर अपने सीनियर्स को कॉल करते हैं। उनको सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि यहाँ के कमरे से एक शव जैसी गंध आ रही है, बिना ताला तोड़े अंदर नहीं जा सकते हैं। सीनियर्स ने इनको परमिशन दे दी। फिर कुछ लोगों की मदद से ताला तोड़कर दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खुलते ही एक तेज दुर्गंध का झोंका सबके ऊपर पड़ता है। गंध इतना अधिक था कि सांस लेना दूभर हो गया था। जैसे तैसे लोग अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले इन्हें ठंड का एहसास होता है क्योंकि लिविंग रूम में एसी ऑन था और 19 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा था। लाइट्स भी ऑन थे, पंखे चल रहे थे। यहाँ पर किसी महिला का शव पड़ा हुआ था जो कि डिकम्पोज होना शुरू हो चुका था। ये शव अभिनेत्री कृतिका चौधरी का था। फौरन इंस्पेक्टर अपने सीनियर ऑफिसर्स को इसके बारे में बताते हैं। थोड़ी ही देर में एसीपी, डीसीपी, थाना प्रभारी और बाकी के बड़े बड़े ऑफिसर्स यहाँ पर आ जाते हैं। साथ में फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था। इधर शव को देखने से लगा कि ये 3-4 दिन पुराना है। इसके सर पर गहरे चोट के निशान थे। जमीन पर बिखरे रक्त सूख चुके थे। पुलिस को शव के पास से एक मोबाइल फोन बरामद होता है जो शायद कृतिका का था। आगे फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुँचती है और पूरे घर की तलाशी शुरू करती है। कृतिका के बेडरूम में बेड पर कुछ पाउडर जैसे पदार्थ बिखरे हुए थे और इसका एक पैकेट भी था। इसे देखने से ऐसा लगा कि ये कोई नशीली चीज़ हो सकती है। इसके बाद पुलिस इस पदार्थ को सेंटा क्रूज के कलीना फॉरेंसिक लैब में भेज देती है इसकी जांच करने के लिए। पंचनामे के बाद शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस एक्सीडेंट डेथ रिपोर्ट यानी एडीआर का केस दर्ज करती है क्योंकि शुरुआत में यहाँ की परिस्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किसी दुर्घटना की वजह से हुआ है। यहाँ पर जो फ़ोन मिला इसकी जाँच शुरू करते हैं। इसमें माँ और भाई के नाम का फ़ोन नंबर सेव था। पुलिस इन नंबर्स पर फ़ोन करके कृतिका के माताजी और भाई से बात करती है। उनको मुंबई बुलाती है। ये लोग हरिद्वार के एक छोटे से गांव में रहते थे। इनको जब अपनी बेटी के बारे में पता चला तो ये मुंबई के लिए निकलते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा था कि इनकी बेटी कृतिका को क्या हो गया है। अभी 7 तारीख को ही तो इससे बात हुई थी। क्राइम सीन का निरीक्षण करने के बाद बड़े ऑफिसर्स ये केस इंस्पेक्टर को सौंप देते हैं और आगे की कार्रवाई के लिए यहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही घंटों में कृतिका का पोस्टमार्टम हो गया और उसकी रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंचती है। इसमें मृत्यु का कारण सर पर लगे गहरे चोट बताए गए। साथ ही साथ शरीर पर और भी कई इंजरीज थीं। ऐसा लगा कि इनकी किसी के साथ झड़प हुई हो, हाथापाई हुआ हो। ये रिपोर्ट साफ तौर पर कत्ल की तरफ इशारा कर रहा था। आगे घर की छानबीन में पुलिस को एक लोहे का पंच मिलता है।
लगा कि कातिल ने यही पहनकर मुक्के से कृतिका के सर पर वार किए होंगे। यहीं से रक्त के छींटों वाला एक शर्ट और एक टी शर्ट मिलता है जो शायद उन कातिलों का था। अब कत्ल की पुष्टि होने के बाद पुलिस आईपीसी धारा 302 के तहत एक अननोन आदमी के ऊपर कत्ल का केस दर्ज करती है। इसके बाद आसपास रहने वाले लोगों से, पड़ोसियों से, सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ किया जाता है। किसी के साथ कृतिका का झगड़ा हुआ हो, अनबन हुई हो, किसी को इसने डांटा हो या कोई संदिग्ध इंसान यहाँ पर आते जाते दिखा हो, ऐसे ही सवाल पुलिस इन लोगों से पूछती है, पर ऐसी कोई भी लीड देने वाली चीज इनसे पता नहीं चली। बिल्डिंग में कुछ सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, इनको खंगालने शुरू किए जाते हैं। इसमें एक कैमरे की फुटेज में 2 संदिग्ध लोग दिखाई दिए जो ना तो यहाँ के रहने वाले थे और ना ही यहाँ पर कभी दिखे थे। इनका चेहरा दूसरे एंगल पर था जो छिपा हुआ था। कैमरे की केवल एक ही फुटेज में ये लोग दिखे थे। कृतिका के फ़ोन की आगे जांच करने पर इसमें पाया गया कि 5 जून को कृतिका का बर्थडे था। इसने यहीं पर अपने दोस्तों के साथ केक काटे थे, छोटी सी पार्टी की थी। 6 जून को इसने अपने बर्थडे की फ़ोटो फेसबुक पर अपलोड की थी। यही 6 जून की तारीख कृतिका के आखिरी बार सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की थी। पुलिस को अपने खबरियों से सुनने में आया कि ऐसे कई केसेस हो चुके हैं जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन या कोई कर्मचारी किसी अमीर महिला पर, मॉडल पर फिदा हो गया हो और एक तरफा इश्क कर बैठा हो, जिसके चलते बाद में इन्होंने कत्ल कर दिए। इस तरह का केस मोनिका घुर्डे नामक एक महिला के साथ हो चुका है। उनका कत्ल एक वॉचमैन ने किया था जो कि उन्हीं के बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहा था। ये बात सुनने के बाद बिल्डिंग के कर्मचारियों पर पुलिस अपना फोकस बढ़ाती है और इनसे थोड़ी सख्ती से पूछताछ करती है। इनसे पूछताछ करने पर संदेह केवल सिक्योरिटी गार्ड पर जा रहा था। पता चलता है कि इनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से गायब है, छुट्टी पर है। इनको मैनेज करने वाले से पता चला कि वो सिक्योरिटी गार्ड लखनऊ में है। इसका एड्रेस लेकर पुलिस मुंबई से लखनऊ जाती है। लखनऊ पहुंचकर इस सिक्योरिटी गार्ड से मिलती है। ये तो पिछले कई दिनों से यहाँ पर रुका हुआ है। पुलिस के थ्योरी के हिसाब से कत्ल 7 से 8 तारीख के बीच में हुआ होगा, लेकिन ये गार्ड इसके पहले से लखनऊ में है। अब इसके बैकग्राउंड के बारे में चेक करते हैं। जब सब कुछ ठीक ठाक लगा तो इसे छोड़ दिया गया। इसके बाद ये टीम वापस लखनऊ से मुंबई आ गई। अब तक कृतिका के भाई और माँ मुंबई आ चुके थे। कृतिका के शव से जो भी जानकारी इकट्ठा करनी थी सब कुछ कर ली गई। इसके बाद शव भाई और माँ को सौंप दिया गया। ये लोग अपनी बेटी की हालत देखकर टूट चुके थे। इनको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो गया है। कृतिका की आखिर किससे दुश्मनी हो सकती है? वो तो बस अपने सपने पूरे करने, एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई आई थी। बाद में शव का मुंबई में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये केस अब हाई प्रोफाइल हो चुका था। अंबोली पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। कृतिका के फ़ोन के कॉल डिटेल्स निकलवाए जाते हैं। इसमें ज़्यादातर इसके दोस्तों के, फिल्मों और टीवी सीरियल के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वगैरह के नंबर थे। बारी बारी करके सभी लोगों से पूछताछ किया जाता है, लेकिन कहीं से कोई लीड नहीं मिला। क्राइम ब्रांच की टीम कृतिका की मां और भाई से पूछताछ करने का फैसला करती है। शायद कभी कृतिका ने इनको कुछ बताया हो या इन लोगों को कृतिका के किसी दुश्मनी के बारे में पता हो। मां और भाई से पूछताछ में कुछ हैरान कर देने वाली चीजें पता चलती हैं। कृतिका चौधरी एके ज्योति चौधरी उत्तराखंड के हरिद्वार में रहती थी अपने परिवार के साथ। इसके पिता अपने क्षेत्र में काफी सम्मानीय इंसान थे। ये मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन ठीक ठाक पैसे भी थे। कृतिका का स्कूल ऐसा था जहां पर नाटकीय प्रोग्राम भी होते थे। इसी वजह से इसकी एक्टिंग में रुचि पैदा होने लगी। धीरे धीरे इसकी एक्टिंग की रुचि अब ड्रीम बन गई। अब ये काफ़ी शौक से बढ़ चढ़कर स्कूल के प्रोग्राम में, ड्रामा में, जहां पर भी अभिनय करना हो, ये सबसे आगे खड़ी रहती थी। अपनी एक्टिंग की वजह से ये स्कूल में काफ़ी अवार्ड्स भी जीत रही थी। इससे इसका मनोबल भी बढ़ने लगा था। एक दिन ये अपने माता पिता से एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई जाने की बात कहती है। माता पिता को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये चाहते थे कि ज्योति पढ़ाई लिखाई करे, डॉक्टर या इंजीनियर जैसे सर्विसेज करे। आमतौर पर जैसा मिडिल क्लास फैमिली में होता है, यही चीज़ यहाँ पर भी थी। कृतिका ने अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसने कहीं से सुना कि मॉडलिंग करने से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की नज़र पड़ती है, जिससे वो फिल्मों में रोल देते हैं। यही सुनकर कृतिका ने अपना फ़ोटो शूट कराया और एक अच्छी सी प्रोफाइल तैयार की। इसके बाद ये उत्तराखंड में ही छोटे छोटे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को अपने प्रोफाइल भेजना शुरू कर देती है। कहीं पर ये खुद जाती तो कहीं पर प्रोफाइल भेजती थी। ऐसे करते करते इसको छोटे मोटे मॉडलिंग के काम मिलने लगे। थोड़े बहुत पैसे भी ये कमाना शुरू कर देती है। इसने मुंबई में भी कई जगहों पर अपनी प्रोफाइल भेजना शुरू कर दिया। यहाँ से भी इसको ऑफर आने लगे। अब क्या था, ये अपने माता पिता से मुंबई जाने की रिक्वेस्ट करती है। बेटी के सपनों से तो नहीं, पर इसके काम के प्रति इसकी लगन को देखकर माता पिता इसको जाने की इजाज़त दे देते हैं।
इसके बाद 2009 में कृतिका सपनों की नगरी मुंबई आती है। धीरे धीरे इसको मॉडलिंग में बहुत सारे काम मिलने लगे, पर इसका पैशन था एक्टिंग। मॉडलिंग के काम इसे इतने मिलने लगे कि ये फिल्मों में ऑडिशंस देने नहीं जा पाती थी। इस वजह से इसने मॉडलिंग के कई ऑफर्स भी ठुकरा दिए ताकि इसको ऑडिशन देने का टाइम मिल सके। एक्टिंग की दुनिया में भी इसे छोटी मोटी फिल्मों में काम मिलने लगे थे, लेकिन जैसा इसने सोचा था, जैसे इसने सपने देखे थे, वैसे काम इसे नहीं मिल रहे थे। इसने बहुत यहाँ वहाँ के चक्कर काटे, पर इसे कोई भी बड़ी फिल्म में काम नहीं मिल रहा था। इसे अपने खर्च भी उठाने थे, इसलिए मॉडलिंग को पूरी तरह छोड़कर एक्टिंग पर फोकस नहीं कर सकती थी। मजबूरी में इसे मॉडलिंग करना पड़ रहा था। साल 2010 में किसी फिल्म की वजह से कृतिका दिल्ली आती है। यहीं पर एक पार्टी के दौरान इसकी मुलाकात दिल्ली के एक बिजनेसमैन राज त्रिवेदी से हुई। इनमें दोस्ती हुई, फिर दोस्ती से प्यार हो गया। आगे घर वालों की सहमति से इन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद भी कृतिका अपने सपनों को नहीं भूलती है और पूरी लगन से लगी रहती है। एक जगह से दूसरे जगह जाकर ऑडिशंस देना, इसी में मॉडलिंग भी करना। चूंकि ये अपने पति राज के साथ दिल्ली में रहती थी और जब इसको काम मिलता तो ये मुंबई चली जाती थी। इसको जाना पड़ता था। कई कई दिनों तक ये घर से दूर रहती थी। कुछ भी नियमित नहीं था। जब भी काम मिलता कृतिका तुरंत सामान पैक करके निकल जाती। फ्री होती तो दिल्ली वापस आ जाती। शादी के 1 साल तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। कृतिका ने दिल्ली और मुंबई को एक कर दिया था। इसके पति राज त्रिवेदी चाहते थे कि कृतिका यहीं पर रहे, यहीं पर जो काम मिल रहा है यही करे, मुंबई ना जाए। कृतिका अपने सपनों के लिए माता पिता से लड़ गई तो पति क्या चीज़ है। शादी के 1 साल के बाद दोनों में तलाक हो गया। घर की परेशानियों की वजह से कृतिका का माइंड डिस्टर्ब होने लगा था, जिस वजह से ये अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। परिणाम ये हुआ कि एक्टिंग में जो काम इसको मिल रहे थे वो भी मिलने बंद हो गए थे। जो काम ये इतने सालों से कर रही थी, इतनी मेहनत किया, इसके सपने पूरे होने से पहले ही ये खत्म हो रहे थे। यही सब सोच कर ये नशीले पदार्थों का सेवन करना भी शुरू कर देती है। दिल्ली में रहते हुए कहीं पर इससे विजय द्विवेदी नाम का एक शख्स मिलता है। इसने बताया कि ये कांग्रेस के गद्दावर नेता जनार्दन द्विवेदी का भतीजा है। इसकी बॉलीवुड में काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियों से पहचान है, ये तुमको काम दिलवा सकता है। इसके बाद ये कृतिका को लेकर दिल्ली से मुंबई आ गया। 2012 में ही कृतिका को एकता कपूर के बालाजी प्रोडक्शन हाउस में परिचय नामक एक टीवी सीरियल में काम मिल गया। कृतिका को लगा कि अब यहाँ से इसका करियर शुरू होगा। आगे चलकर कृतिका और विजय शादी कर लेते हैं और मुंबई के लोखंडवाला में एक अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। 2012 में कृतिका विजय से अलग हो जाती है, बाद में डाइवोर्स भी दे दिया। इन्हीं दिनों एक एक्ट्रेस कंगना रनौत की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म का नाम था रज्जो। कृतिका को इसमें सहायक अभिनेत्री का रोल मिला। ये इसके लिए पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। वैसे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कर नहीं पाई, लेकिन कृतिका की एक्टिंग को लोगों ने काफ़ी सराहना दी, तारीफ की। इस फिल्म की वजह से कई सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इसको जानने लगे थे। इसके बाद से धीरे धीरे कृतिका का एक्टिंग करियर ट्रैक पर आने लगा। ये हिंदी फिल्मों के साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करने लगी। सावधान इंडिया नामक क्राइम शो में भी इसको काम मिलने लगा। फिर 12 जून 2017 को अचानक मीडिया में आया कि कृतिका का कत्ल हो गया है। ये सारी बातें माँ और भाई पुलिस को बताते हैं। कृतिका की इस कहानी को सुनकर पुलिस का शक 2 लोगों पर आता है। इसके बाद दिल्ली में कृतिका के पहले पति राज त्रिवेदी से पुलिस बात करती है। ये एक नॉर्मल इंसान था, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। 2011 में डाइवोर्स के बाद शायद ही ये कभी कृतिका से मिला हो या बात की हो। पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद पहले पति राज त्रिवेदी को छोड़ दिया। अब बारी थी दूसरे पति विजय द्विवेदी से पूछताछ करने की। इससे पूछताछ करने से पहले पुलिस इसके बारे में पता लगाती है। पता चला कि ये तो हिस्ट्री सीटर है, 2012 से जेल में है। इसका क्राइम था लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे लूटना। चूंकि इसका सरनेम द्विवेदी था, इसी बात का फायदा उठाकर ये हाई प्रोफाइल लोगों से मिलता और कहता कि ये कांग्रेस के जाने माने पॉलिटिशियन जनार्दन द्विवेदी का भतीजा है। लोग इस पर आसानी से भरोसा कर लेते थे। ये बात करने में काफ़ी माहिर था, किसी को भी कन्विंस कर देता था। लोगों को लगता था कि अगर ये हमारे साथ हो तो पॉलिटिकल पावर भी हमारे साथ रहेगी। इस तरह से विजय लोगों से पैसे ऐंठता था, बड़े बड़े लोन्स दिलाकर माफ़ कराने का लालच देता था। जब तक लोगों को खुद के लुटने का एहसास हो तब तक ये फरार हो जाता था। इसने बॉलीवुड में गोविंदा, श्वेता तिवारी, एकता कपूर जैसे लोगों से ठगी कर चुके थे। साथ ही साथ इसने कांग्रेस के एक नामी लीडर अमरीश पटेल से भी लाखों वसूल किए, ये बोलकर कि आपके जनार्दन द्विवेदी इसके चाचा जी लगते हैं। जब इन्हें अपने ठगे जाने का एहसास हुआ तो ये उस समय के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चव्हाण को इस ठगी के बारे में बताते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि वो कोई बहरूपिया था, बल्कि ये बताया कि जनार्दन जी के भतीजे ने ठगी की है।
पृथ्वीराज जी जनार्दन जी को बुलवाते हैं। उनसे शिकायत करते हैं कि ये क्या चल रहा है, आपके भतीजे विजय ने अमरीश जी से ठगी कर ली। ये सुनकर जनार्दन द्विवेदी थोड़ा परेशान होते हैं। ये कहते हैं कि इनका विजय नाम का कोई भी भतीजा नहीं है, इनके नाम से वो ठग इन्हें बदनाम कर रहा है। ये सुनकर चीफ मिनिस्टर फौरन पुलिस कमिश्नर को बुलवाते हैं, उनसे इस आदमी पर एक्शन लेने का ऑर्डर देते हैं। अपनी इन्वेस्टिगेशन करके क्राइम ब्रांच ने विजय द्विवेदी को पकड़ लिया। ये आदमी कांग्रेस के एक और नेता सुरेश कलमाड़ी को भी ठगने वाला था, लेकिन ऐसा हो पाता इससे पहले ही क्राइम ब्रांच ने इसे पकड़ लिया। कुछ सालों के बाद ये छूट भी गया। फिर 2016 में ये दोबारा अरेस्ट होता है, क्योंकि एक फिल्म निर्देशक से इसने 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। यहाँ पर भी इसने जनार्दन द्विवेदी का भतीजा होने की बात कही। इन सभी जानकारियों के बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम अब इससे मिलने के लिए जेल में पहुंचती है। जेल में विजय द्विवेदी कृतिका से मिलने की अपनी पूरी कहानी सुनाता है। 2011 में इसने कृतिका को दिल्ली के किसी शॉपिंग मॉल में देखा था। देखते ही ये उस पर आकर्षित हो गया था। इसके बाद ये कृतिका का पीछा करने लगता है। आखिर उससे क्या बात करके उसको इम्प्रेस किया जाए, उसकी कमजोरी क्या है। विजय इसका पता लगाने लगता है। इसे पता चला कि कृतिका मूवीज में एक्टिंग करना चाहती है। हाल ही में इसका डाइवोर्स भी हुआ है। एक दिन मौका पाकर इसने कृतिका से किसी मॉडलिंग शूट पर बात की। उसको झूठ बोला कि ये जाने माने कांग्रेस लीडर जनार्दन द्विवेदी का भतीजा है, इसकी बॉलीवुड में अच्छी जान पहचान है। इस तरह से दोनों में दोस्ती हुई और ये मिलने लगे। बाद में विजय कृतिका को लेकर मुंबई आ गया। फिर ये मुंबई में ही शादी करके साथ में रहने लगते हैं। करीब 1 साल तक दोनों साथ में रहे। फिर 2012 में एक दिन पुलिस इनके फ्लैट में आई और विजय को धोखाधड़ी के केस में लेकर चली गई। उस दिन कृतिका को विजय की सारी सच्चाई पता चलती है। यह भी पता चला कि इसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। पहली पत्नी को डाइवोर्स देकर इसने इससे शादी की थी। सच्चाई जानने के बाद कृतिका इससे अलग भैरवनाथ सोसाइटी में रहने लगती है। बीच में जब विजय जेल से छूटा तो कृतिका से कांटेक्ट करके साथ रहने की बात करता है, पर कृतिका पहले ही धोखा खा चुकी थी। इसने सीधे मना कर दिया। फिर ये किसी फिल्म डायरेक्टर से 55 लाख रुपए की ठगी करता है, जिसके बाद ये जेल में चला गया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में इतना कुछ पता कर लिया था, लेकिन कातिल का कुछ पता नहीं चला। हफ्ते बीत गए। पुलिस ने सैकड़ों लोगों से पूछताछ की थी, लेकिन कहीं से कोई लीड नहीं मिला। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। हर एंगल से तो इन्वेस्टिगेशन कर लिया गया। इसी समय उस पाउडर की रिपोर्ट आती है जो 12 जून को कृतिका के बेडरूम में बेड पर मिला था। ये ड्रग था। ये बॉलीवुड में काफ़ी कॉमन है। रेड मारने पर यही पदार्थ कई जगहों से मिलता रहता है। पुलिस सोचती है कि इन्वेस्टिगेशन में इतने एंगल से छानबीन कर लिए गए, क्यों ना ड्रग वाले एंगल से देखा जाए। इसी दौरान याद आया कि कृतिका की माँ और भाई ने अपने बयान में बताया था कि कृतिका की पहले शादी टूटने के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। काम मिलने भी बंद हो गए थे। इस वजह से ये नशीले पदार्थ का सेवन भी करने लगी थी। पुलिस ने अपने दिमागी घोड़े दौड़ाए और कृतिका के पिछले 2-3 सालों के कॉल डिटेल्स निकलवाए जाते हैं। साथ में कृतिका के उस समय के कॉल डिटेल्स भी निकलवाए गए जब इसका पहला डाइवोर्स हुआ था। इन सभी चीज़ों में पुलिस को एक नंबर मिलता है। ये नंबर आसिफ अली उर्फ सनी नाम के एक शख्स का था। ये एक ड्रग सप्लायर था। चूँकि कृतिका बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रही थी, इन्हीं में इसके दोस्त भी बन गए थे। किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए सनी को एक नया कस्टमर मिलता है, कृतिका चौधरी। अगर आप फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको भी ऐसे ही लोग मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों से दूर रहिएगा। यहाँ सनी कृतिका से मिलता है, इससे बातचीत करता है और नशीले पदार्थ का सप्लाई करना शुरू कर देता है। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस आसिफ से पूछताछ करने के लिए जेल पहुँचती है। इसने स्वीकार कर लिया कि ये कृतिका को पाउडर सप्लाई करता था। चूँकि इन चक्करों में सनी जेल जाता रहता था, इसलिए इसने एक इमरजेंसी नंबर कृतिका को दे दिया। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इस नंबर पर फ़ोन करना। दूसरा डाइवोर्स होने के बाद कृतिका को ज़रूरत पड़ी, लेकिन इस समय तक सनी जेल चला गया था। कृतिका ने इमरजेंसी में उस नंबर पर फ़ोन लगाया। ये नंबर शकील नसीम खान नामक एक आदमी का था। सनी इसी आदमी से ही पाउडर लेकर बेचता था। अब पुलिस शकील को ढूंढना शुरू करती है। वो जो क्राइम सीन से शर्ट, टी शर्ट और लोहे का पंच मिला था, आखिर वो किसका है? पुलिस इसके बारे में पता करते करते नाला सोपारा और गवंडी नामक इलाके से शकील नसीम खान और बसु मकम दास को पकड़ लिया। ये दोनों ही पाउडर सप्लायर थे। पुलिस इन दोनों से पूछताछ शुरू करती है। शकील ने कहानी सुनाई कि आसिफ अली के जेल जाने के बाद ये कृतिका को पाउडर सप्लाई करने लगा। धीरे धीरे कृतिका की इससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब इनमें उधारी पर भी पाउडर की डीलिंग होने लगती है। आगे चलकर अगस्त 2016 में शकील भी अरेस्ट होकर जेल चला जाता है। इस समय इसके ऊपर काफ़ी कर्ज हो चुके थे, क्योंकि ये अपने सीनियर सप्लायर बसु मकम दास उर्फ बादशाह से पाउडर उधार लेकर कृतिका को उधार देता था। जब ये जेल में था तो इसकी कमाई धमाई नहीं होती थी, ऊपर से इसके ऊपर कर्ज भी आ गया था।
2017 में जब शकील जेल से बाहर आया तो बादशाह इसे पैसे मांगने लगता है। शकील पैसे कहाँ से लाए? इसने कृतिका को कुछ पाउडर उधार दिए थे। 6,000 रुपये उसके ऊपर बकाया था। ये कृतिका से मिलकर अपने पैसे मांगने लगा, पर वो आजकल करते करते बातों को टरका रही थी। ऐसे करते करते कई महीने बीत गए। शकील परेशान हो गया। इसने फैसला किया कि अब ये कृतिका के घर पर जाएगा और 6,000 रुपये वसूलेगा। अगर नहीं दिए तो मार डालेगा। अब 8 जून 2017 को शाम के समय शकील बादशाह को लेकर कृतिका के घर पर जाता है। ये लोग छुप कर जाते हैं, किसी की नज़र इन पर पड़ती नहीं है। चूंकि शकील कृतिका का दोस्त बन गया था तो कृतिका इसका घर पर स्वागत करती है। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद शकील इससे अपने उधार के 6,000 रुपये मांगने लगता है। कृतिका कहती है कि अभी इसके पास पैसे नहीं है, ये बाद में लौटा देगी। अब शकील जबरदस्ती अपने पैसे मांगने लगता है। कहता है कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे ये यहाँ से नहीं जाएगा। ये बात सुनकर कृतिका शकील को धमकी देती है कि अगर घर से नहीं निकले तो ये चिल्लाकर सबको बुला देगी। इलीगल काम करते हो तो दोबारा जेल चले जाओगे। ये सुनकर शकील को गुस्सा आया। ये अपने साथ पंच लेकर आया था। पंच पहनकर शकील कृतिका के सर पर वार करना शुरू कर देता है। बसु इनको छुड़ाने की कोशिश करता है, कहीं कृतिका को कुछ हो ना जाए, लेकिन देर हो गई। पहले वार में ही कृतिका जमीन पर गिर गई। बसु को धक्का देकर शकील कृतिका के ऊपर और भी पंच से वार करने लगता है। थोड़ी ही देर में कृतिका खत्म हो गई। जब इसका गुस्सा शांत हुआ तो इसके दिमाग में आया कि इसके कपड़ों पर रक्त के छींटे आ गए हैं। कुछ छींटे बसु के ऊपर भी आ गए थे। अगर बाहर किसी ने इन्हें ऐसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद दोनों अपने ऊपर के कपड़े उतार देते हैं। पंच भी शकील यहीं पर छोड़ देता है। एसी को 19 डिग्री सेल्सियस पर यानी कम से कम कर दिया गया। पंखे भी चालू कर दिए गए ताकि एसी की हवा शव पर लगे और शव जल्दी डिकम्पोज ना हो। इन्होंने कृतिका के पहने जेवर उतार कर रख लिए। घर से इन्हें 2200 रुपये कैश भी मिलता है। चूंकि ये दोस्त था तो फ्लैट में जानता था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। इसने ताला और चाबी लिया और दरवाजे को बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। फिर दोनों शकील और बसु यहाँ से भाग जाते हैं। फिलहाल इन दोनों के ऊपर मुकदमा चल रहा है। इस केस में जो मोटिव है 6,000 रुपये के लिए कत्ल कर दिया, ये बात सभी लोगों को खटक रही है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।